मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक है मेरी दादी की आखिरी चिट्ठी। वनीला आइस, अमेरिकन रैपर with very popular albums like To the Extreme, termed 90s as truly lively decade। हम वो आखिरी पीढ़ी थे जिन्होंने गुल्ली डंडे और कंचे खेले थे पगडंडियों पर, और उसमें इतना सुकून होता था वो पबजी खेलने में कहाँ ही होता है। जनाब, हमने कंप्यूटर और टाइपराइटर साथ में चलाया है। अपने पापा की साइकिल पर आगे बैठकर जब हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया करते थे तो जो प्रिविलेज्ड होने की फीलिंग आती थी वो फीलिंग हवाई जहाज़ में बादलों के बीच आज सेल्फी लेने के बाद भी नहीं आती। अपने दोस्त जानिसार के कंधे पर हाथ रखकर भोला सर के स्कूल ट्यूशन जाना भी DDLJ के किसी यूरोप ट्रिप से कम नहीं था। Probably we were the last generation who truly understand the meaning of word chivalry because we witnessed inspirational gentlemen in every walk of life, like सिनेमा में अमिताभ बच्चन, पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। वॉकमैन्स, SMS मैसेजेस और चैट रूम्स के पायनियर हम ही हैं, और हम ही वो पहली पीढ़ी है शायद जिसे पिज़्ज़ा और बर्गर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हिंदुस्तान में। पर सबसे भाग्यशाली हम शायद इसलिए हैं कि हम वो आखिरी पीढ़ी थे जिनके दादा दादी के पास भारत के प्री इंडिपेंडेंस एरा की कहानियाँ थी। जी हाँ, मैं तो कहानीबाज हूँ, मगर मेरी दादी सही मायनों में कहानीकार थी। उनकी कहानियों की विशेषता ये होती थी कि वो कपोलकल्पित भूत प्रेत और राजा रानी की कहानियाँ सुनाने में विश्वास नहीं रखती थी। उनकी कहानियों में कभी 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद की सामाजिक असमरसता के चौड़ी होती हुई खाई का मर्म होता था, तो कभी 1935 में आई भयावह बाढ़ विभीषिका के बाद महात्मा गांधी के डूबते हुए स्वराज के सपने की चिंता। वो बड़े गर्व से कहती थी कि 1942 में कैसे दादाजी ने बनारस में हो रही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित हो गए, और कैसे स्वतंत्रता के बाद हो रहे दूसरे आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट को अस्वीकार करके स्कूल में प्रधानाध्यापक बने रहना ही स्वीकार किया। तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने अपने देश के आधुनिक इतिहास को अपनी दादी की कहानियों के माध्यम से जिया है। बचपन में जब ये समाचार मिलता कि कुछ समय के लिए दादी गांव से हमारे पास आने वाली हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता। कुछ दिनों के लिए मम्मी की मार से छुटकारा मिल जाता और अगले कुछ दिनों तक एकता कपूर के डेली सोप का हमारे घर में साक्षात प्रदर्शन हो जाया करता था। मम्मी और दादी के बीच विवाद मूलतः मेरे परवरिश के तरीके को लेकर ही होता था। दादी बोलती थी कि अरे उसको जो करना है करने दो ना, और मम्मी बोलती थी कि किसी भी तरह से इसको साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बना देना। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मेरी दादी कितनी कूल थी। मेरे व्यक्तित्व में संवेदनशीलता की वो पहली खुराक मेरी दादी ने ही डाली थी। मुझे याद है कि उन्हें बचपन में मेरे साथ लूडो खेलना बहुत पसंद था। मुझे ये भी याद है कि वो शाहरुख खान को शेरू खान और अमिताभ बच्चन को ताज बच्चन कहा करती थी। लेकिन मुझे ये भी याद है कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने भाव विभोर होकर कह ही दिया था कि क्या ही अच्छा होता कि अगर किसानों के घर का ये बेटा भारतीय सेना का जवान बन जाता। मगर मेरे बचपन में मेरे व्यक्तित्व पर मेरी दादी का इतना गहरा प्रभाव था कि मैंने तय किया कि NDA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके रहूँगा। पर कुछ शारीरिक अक्षमताओं के कारण, लिमिटेशंस के कारण मैं वो दादी के इस सपने को पूरा ना कर पाया। दादी के इस सपने को पूरा ना कर पाने के अलावा उनको लेकर मेरा एक और मलाल है, उनकी और मेरी आखिरी मुलाकात, जिसमें संभवतः पहली बार उन्होंने मुझे डांट दिया था। बात है 2009 के जून महीने की। मैंने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा क्लियर कर ली थी, पर प्रवेश के लिए पर्याप्त धनराशि मेरे पिताजी के पास नहीं थी। बात ये थी कि हर मध्यम वर्गीय भारतीय पिता की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी, जो कि उसी साल नवंबर महीने में हो रही थी, अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा दी थी। तो मैं अपने पिताजी को लेकर दादाजी के पास पहुंचा, मगर दादाजी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी कि इस साल पैदावार अच्छी नहीं हुई है। मैं बहुत कुंठित हो गया। मेरी दादी ने मेरे चेहरे की भावभंगिमाएँ पढ़ ली और मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, कभी कभी अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए न्यौछावर करना पड़ता है। इंजीनियरिंग में तेरा एडमिशन तो अगले साल भी हो जाएगा ना बेटा, मगर तेरी बहन का ब्याह तो नहीं टल सकता ना। और मैंने बहुत झल्लाहट भरे अंदाज में कहा, कम ऑन दादी, आप सिर्फ 5वीं 6ठी पास हो, आपको क्या पता कि इंजीनियरिंग में अगली बार इतना अच्छा रैंक लेना इतना आसान होगा क्या।
और ये कह के मैं आगे चला गया और उन्हें पीछे से ऊंचे स्वर में कहा, तो क्या चाहता है स्वार्थी इंसान, तेरा बाप तुझे कर्ज लेके पढ़ाने के लिए भेजेगा। बहरहाल मेरे पिताजी ने एजुकेशन लोन लेकर मुझे पढ़ने के लिए भेज तो दिया, मगर अगले 5 महीने तक मेरी दादी से कोई बात ना हो पाई। अपनी बहन की शादी में जब मैं नवंबर में घर लौटा तो दरवाज़ा खोलते मैंने मम्मी से कहा कि मुझे दादी दिख नहीं रही हैं, मुझे दादी से बात करनी है। शादी ब्याह का घर था तो माँ मुझे एक अलग कमरे में ले गई और अलमीरा से एक चिट्ठी निकाल कर देते हुए बोली कि तुम्हारे जाने के बाद दादी बहुत बीमार रहने लगी थी और 1 महीने के अंदर ही उनका स्वर्गवास हो गया। पर उनकी 2 शर्तें थी कि मरणोपरांत मुझे ना बुलाया जाए क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का पहला सेमेस्टर चल रहा था और मेरी बहन की शादी तय समय पर ही हो। जाने के पहले उन्होंने मुझसे एक चिट्ठी लिखवाई और बोला कि विवेक जब आएगा तब उसे दे देना। और मैंने नम आंखों से वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि प्रिय विवेक, मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों से कहते थे कि मेरी दादी कितनी कूल है, समय से कितनी आगे है, तभी तुमने अपने 12वीं के प्यार तक का जिक्र मुझसे किया था। हमारी बातों में तुमने एक बार कहा था कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी इस चिट्ठी को वो क्लोजर वाला प्रसंग समझ लेना। मुझे पता है कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट द कॉलिंग ऑफ योर लाइफ, लेकिन ये बहुत संभव है और हमेशा ऐसा हुआ भी है कि बहुत लोगों को अपनी कॉलिंग ऑफ लाइफ बहुत देर से पता चली है। जैसे तुम्ही ने बताया था बमन ईरानी के बारे में, और वो तुम्हारे KFC वाले अंकल 65 साल तक ज़िंदगी की हर जंग हारे पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे, पर जब पहली बार जीते तो KFC जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया। तो माई फर्स्ट एडवाइस टू यू विल बी, धनी होने के पहले दार्शनिक मत बनना, क्योंकि इस समाज में सफलता संवेदनशीलता और व्यवहारिकता के सही मिश्रण से ही मिलती है। दूसरी बात, तुमसे बात करके मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारी पीढ़ी खुद से प्यार करने पर कितना बल देती है, मगर निस्वार्थ प्यार से मिलने वाली खुशी का मर्म समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी माँ का उदाहरण तुम्हारे सामने है। उसने 1 साल पुरानी अपनी लेक्चरशिप की नौकरी बस इसलिए छोड़ दी कि तुम्हारी परवरिश उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी भर खुशी और सफलता ढूंढने के बाद तुम्हें असली खुशी दूसरों को खुशी देकर ही मिलेगी। और दूसरी बात, तुम्हारी जनरेशन वर्किंग वीमेन की तो रिस्पेक्ट करती है, मगर तुम्हें यह समझना होगा कि भारतीय गृहिणियों का काम किसी से भी कमतर नहीं है। ठीक है, अब तुम बाहर पढ़ने जाने वाले हो, मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि तुम लड़कियों की इज्जत करोगे, लेकिन जो बात बात पे बोलते हो ना बेटा कि आज दादी ट्यूशन में बड़ी हॉट लड़की मिली, इस शब्द की जगह पे किसी और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो क्या बेटा, क्योंकि ये लड़कियां हैं, थर्मोमीटर नहीं है। अब मैं चिट्ठी समाप्त करूंगी, नहीं तो तुम कहने लगोगे कि माँ की जैसे ही मैंने लेक्चर शुरू कर दिया है। पर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और कॉलेज में स्कूल की तरह किसी लड़की को बताने में फेयरवेल डे का वेट मत करना कि तुम्हें उससे प्यार है। और एक और बात, वो लूडो में ना मैं जानबूझ के हार जाया करती थी। और एक आखिरी बात, होगा तुम्हारा शेरू खान प्रिंस ऑफ रोमांस, मगर मेरा ताज बच्चन सबका बाप है।